अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक सर। ये पीटीआई वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हम जीत गए हैं। 100 के करीब अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कौमी असम्बली की 177 177 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं और फॉर्म 45 का डाटा भी उन्होंने जारी किया है, तफसीलात दी हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? एक ट्रिकी चीज है। पीटीआई ऑब्वियसली इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसने हम्म इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम्म ये इलेक्शन में धांधली के इल्जामात उनके बड़े स्ट्रांग हैं, लोग बिलीव कर रहे हैं उनकी बात। इंटरनेशनल मीडिया उनकी बात कर रहा है, यूएन के रेप हम्म का आ गया मैसेज, अमेरिकन फॉरेन ऑफिस का आ गया, बाकियों का भी आ गया, गार्डियन ने भी एक बड़ी हेवी किस्म की इसके ऊपर चीज लिख दी। अब हम्म पीटीआई की जानिब से मीडिया को गांधी से मुतल्लिक चंद वीडियोस भी दिखाई गई हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे 85 ज्यादा नशिस्तें धांधी से छीन ली गई। क्या ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ में शायद हुआ हो, लेकिन सारों में 85 में तो नहीं हुआ। बट देन वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक राइट होता है उस तरह से बात करे। बट अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और मैं तो ये समझता हूं कि पीएमएलएन को भी चाहिए, बाकियों को भी चाहिए हम्म को पीटीआई को कहें जी आप हुकूमत बनाएं, हम आपको वोट दे देंगे, आपको गिराएंगे नहीं, आप कर लें एक दफा हुकूमत चलें, ताकि जो अफरा तफरी की सिचुएशन आई हुई है इस मुल्क में और जो एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जो रिजेंटमेंट आई हुई है लोगों के दिलों में, वो खत्म हो जाए। लोगों को पता चले कि कोई जान बूझ के उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहा। या सबको बड़ा होकर सोचना पड़ेगा। बट दैट इज माई थॉट, आई कैन बी रॉन्ग, मेनी पीपल मे नॉट एग्री विद मी। राइट। तो मुबशिर साहब, शानदाना गुलजार ने भी एक दावा किया। उन्होंने कहा है कि पीटीआई को 36 मिलियन वोट पंजाब से मिले हैं, यानी कि ये बनते हैं 3 करोड़ 60 लाख सिर्फ पंजाब से। क्या वाकई पीटीआई को पंजाब से इतने वोट मिले होंगे? देखिए, पीटीआई की रहनुमा जो मर्जी कहें, शानदाना गुलजार को तो मैं नहीं जानता जाती तौर पे। पंजाब से 155 सीटें जीती, वो कहते हैं जी सिर्फ 55 दी गई। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पे भी हमारा मैंडेट चोरी किया गया। उस तो फिर हर सीट पे हर एक का मैंडेट चोरी हो गया ना। अब ये भी वोटों की बातें हैं। और ये 36 मिलियन वोट का मुझे फिगर जो है, मुझे काउंट करके ही मैं बता सकता हूँ। मुस्तरद वोटों को भी ऐड कर लें तब भी उसको काउंट करना पड़ेगा। तो ये अब क्लेम्स हैं सिर्फ, ठीक है। वो हैमर कर रहे हैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा क्लेम। और अब उन्होंने रिवाइव किया है अपनी दोबारा लॉबिंग फर्म्स को अमेरिका में और यूरोप में, कि वो बाहर के मीडिया पे ये सारे फिगर्स जो हैं वो देना शुरू हो जाएं और उससे उनकी एक बेजा बेजा हो जाए। तो आई मीन ठीक है, पाकिस्तान की जो सुबकी हो रही है वो हो रही है। राइट राइट। मुबशिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो खबरों की जीनत बने हैं जब से ये मिलाप हुआ है, आई मस्ट से। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट दिया एक प्रोग्राम में बैठ के। आज वो उस बात से फिर गए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था फैज हमीद का नाम, और दूसरी तरफ जनरल बाजवा और फैज हमीद ने दोनों ने जो कल स्टेटमेंट दिया गया मौलाना की तरफ से उसकी तरदीद कर दी है। सर आपके पास भी तो अंदर की खबरें होती है, आप तक कोई पैगाम पहुंचा है इस हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए, अब बात यह है कि मौलाना के बयान की तो तरदीद हुई है और वो तो ये भी कहते हैं बाजवा साहब तो, कि जेयूआई के अमीर को चाहिए कि पहले अपने हकाइक दुरुस्त कर, क्योंकि जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई महीने पहले आईएसआई छोड़ चुके थे। तो जनरल बाजवा के करीबी जरियों का कहना है कि जी साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई है। दोनों फौजी जनरल्स ने अपोजिशन जमातों से इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पे मुलाकात की, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए। तो ये जरा पुठी बात कर रहे हैं, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं कर रहे। अब मौलाना कहते हैं कि जी मेरे कल के बयान को इग्नोर कर दिया जाए। अभी मैंने देखा है उनका गरीदा फारूकी के शो में गालिबन उन्होंने ये दिया। कैसे इग्नोर कर दें? आप इतने बड़े लीडर हैं, आपकी बातों को कैसे इग्नोर कर दें? अब पंडोरा बॉक्स खुल गया और बैटल लाइंस आर ड्रॉन। और अब आपको आफ्टर थॉट हो रही है, आप कह रहे हैं कि ये है तो वो है। आई डोंट थिंक इट स्पीक्स वेल फॉर मौलाना एज वेल। बट पीटीआई ने इस पूरे इंटरव्यू से, कल के इंटरव्यू से बहुत गेन कर लिया और इसमें कोई दो राय। तो मुबशिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं इसकी तहकीकात नहीं चाहता, यानी कि
एक तरफ आकर वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तहकीकात नहीं चाहता। तो अब आप समझते हैं कि आगे जो चीजें हो सकती हैं वो मौलाना के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। देखिए, कल आपको मैंने एक बात कही थी ना, अगर आप कल का वीलॉग हमारा जो इंटरव्यू है उसको आप देख लें दोबारा, कि इसमें बहुत से सवालात उठते हैं जो मौलाना को जी पूछने चाहिए थे उस वक्त एंकर को, और एंकर ने नहीं पूछे वो सवालात। नदीम मलिक ने क्यों नहीं पूछे मुझे नहीं पता। यानी अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं वो बड़े कड़वे सवालात तो मैं वहीं पे उनके सामने रखता और वहीं पे मैं पूछता और वहीं पे अपना एक आप समझें कि क्लैरिटी आ जाती कि आज अब वो जो है ना ये बात, अब ये कहना कि स्लिप ऑफ टंग है, ये बेकार की बातें हैं जो कह दिया उन्होंने। और उन्होंने एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें नहीं की, उन्होंने 2 इंटरव्यूज में की हैं। उसके बाद वो पीटीआई वालों को मिले भी हैं जाके, यानी पीटीआई वाले आए तो उनको मिलने। तो एक दफा तो स्लिप ऑफ टंग, एक नाम तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट तो स्लिप ऑफ टंग नहीं होती ना, और फिर वो रिपीट नहीं होती किसी दूसरे इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू करने वाले कमजोर थे, वरना मैं अगर कोई तगड़ा आप समझे मंसूर अली खान होता या शाजिब खानजादा होता या शायद मैं भी होता, या अगर मेहर बुखारी होती, काशिफ अब्बासी होता, बहुत से एंकर्स हैं पाकिस्तान में, उनको इस बात पे निकलने नहीं देना था। उन्होंने ज़ैली सवालात जो करने थे वो मौलाना के लिए आप समझें कि इट वुड नॉट हैव बीन अ बेड ऑफ रोजेस। राइट। तो सर तहकीकात होंगी आप समझते हैं? कोई खबर है आपके पास इस स्टेटमेंट की? तहकीकात क्या होनी है? अब जब वो खुद उन्होंने फिर लिया उसे, तो क्या तहकीकात होनी है? वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है तो स्लिप ऑफ टंग है। राइट राइट राइट। मुबशिर साहब, सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी फेवरेट हैं कैंडिडेट स्पीकर के लिए, लेकिन साथ ही राजा परवेज अशरफ भी ख्वाहिश रखते हैं। आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में कौन ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हो सकता है? पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से स्पीकर का ओहदा तो मांगा है, और डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है नून लीग को मिलेगा। जो मेरी इत्तलात है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि स्पीकर नेशनल असेंबली यूसुफ रजा गिलानी होंगे और चेयरमैन सेनेट जो है सलीम मांडीवाला होंगे, जबकि जरदारी साहब खुद सदर के ओहदे के लिए लड़ना चाहते हैं। अब परवेज अशरफ साहब भी स्पीकर लेने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जरदारी साहब के लिए साउथ पंजाब बड़ा अहम है और वहां पे कंसंट्रेट करना चाहते। और परवेज अशरफ साहब जो हैं, उनकी क़यादत की सेंट्रल पंजाब में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो मेरा ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फौकियत मिलेगी उन पे। ऑल राइट राइट। मुबशिर साहब, कल खबर आ रही थी कि पीटीआई मुलाकात करना चाह रही है पीपल्स पार्टी क़यादत से। आज खबर आ रही है हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी क़यादत ने रात मिन्नतें की हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया है। सर, ये क्या असल कहानी क्या है? कौन किससे मुलाकात करने के लिए मिन्नतें कर रहा है? पता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट्स जो है इसमें सबसे जो पहली चीज होती है ना, जो डेथ होती है, वो सच्चाई की होती है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे और दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही होती है। लेकिन इस वक्त फैक्ट है कि सारे सबसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी की भी हुकूमत बगैर किसी के इत्तेहाद के हो नहीं रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी और भी डिसइंफॉर्मेशन होगी और फिर उसकी क्लैरिटी होगी, और ये तब तक होगा जब तक 21 तारीख तक 22 तारीख तक नेशनल असेंबली को कन्वीन नहीं कर लिया जाता और अब आ नहीं जाते। अब आप देख लें, ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, बड़ी धुआंधार मैंने सुना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ओन चौधरी का क्या फ्यूचर है पॉलिटिक्स में? अगर फर्ज करें अब उनको सीट नहीं मिलती तो फिर बड़ा मखदूश किस्म का फ्यूचर है। तो ये मैंने आपको इलेक्शन से पहले कहा था कि ये इलेक्शन काफी लोगों की सियासत का आखिरी इलेक्शन होगा। तो इस वक्त सारे जो है ना अपने आखिरी बैटल्स लड़ रहे हैं, होने दे इस तरह की बातें, उन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं है। राइट राइट। मुबशिर साहब, ये जो पीटीआई और जेयूआई के दरमियान राब्ते हुए हैं, जो ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? कहाँ तक चलेंगे? आग और पानी का मिलाप है जी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बढ़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जेयूआई को जो एक बहुत सख्त तकलीफ है वो ये है कि उनको केपीके से आउट कर दिया गया, और दूसरा काफी जगहों पे वो समझते हैं कि नून लीग की वजह से वो आउट हुए। तो मौलाना और इमरान इस वक्त उनका दुश्मन एक है, वो मियां नवाज शरीफ है नंबर 1,
और बाकी कोई खुफिया है जिसका अब नाम उनको अगर याद आ जाए पहले स्लिप ऑफ टंग के बाद तो फिर वो खुद ही बताएंगे। अच्छा। तो जिसपे वो कर रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। अब मियां नवाज शरीफ सियासत से आउट हो जाएंगे। कैसे? और अगर मरियम ने एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब ज्यादा परफॉर्म ना किया, अच्छा, जिसकी उम्मीद कम है, तो फिर नवाज शरीफ की पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो दफन हो जाएगी 1 साल के अंदर इस मुल्क में, और उनके नाम पे वोट नहीं मिल सकेगा फिर किसी को। सो मरियम नवाज को शी हैज टू परफॉर्म, यानी सुपर एंड सीरियसली सुपर परफॉर्मेंस। और उनके लिए सबसे पहला जो इम्तिहान है वो ये है कि पिछले 1 साल से जो मोहसिन नकवी हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। वो कभी उसको मैच कर लें तो बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी 5 साल में, कुछ इसका कि 1 साल में उसको मैच करें। तो फिर ये लोगों के पास कंपैरिजन आ गया, और ये काफी लोगों के लिए ये आखिरी इलेक्शन था, मैंने आपको बता दिया। राइट। मुबश्शिर साहब, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं अब नई गवर्नमेंट के लिए। ये जो अभी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए भी कल हमने जैसे डिस्कस किया कि गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, और वो दूसरा तेल जिससे ट्रैक्टर और गाड़ियां बड़ी चलती हैं नाम नहीं लेती, उसकी भी कीमत में इजाफा हो गया। सर ये चैलेंजेस तो मतलब आते साथ ही आवाम के लिए मुश्किल फैसले क्यों? देखें, बात यह है कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ है, ये तो होना ही होना है। गैस का तो डिफरेंट रीजंस है लेकिन यह है कि पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह या क्रूड ऑयल जो है वो जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, जब नीचे आएगी तो वो नीचे आएगी। हमें एक्चुअली अपने खर्चे अब कम करने हैं और हमें आमदनी के जराए बढ़ाने हैं, और जो भी आएगा यही दो उसके मेन अहदाफ होंगे कि हम आमदनी किस तरह बढ़ाएं और खर्चे किस तरह कम करें। तो अभी तो अगले महीने गैस के साथ बिजली के बिल आने हैं, अभी तो चीखें निकलनी है। ये ओथ लेने के फौरन बाद जो बिल आएंगे ना, वो इस गवर्नमेंट को आप समझें कि सलामी के तौर पे मिलने वाले हैं। मुबश्शिर साहब, ये तो हमने सियासत के हवाले से सारी आज गुफ्तगू की। पीएसएल भी शुरू होने वाला है सर, किस तरह से देख रहे हैं और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पहले दिन से आज तक लाहौर कलंदर का सपोर्टर हूँ, और हमारी दुआएं थी। लाहौर कलंदर 2 बारी चैंपियन भी बन चुकी है। मैं लाहौरी हूँ, मुझे सिर्फ लाहौर कलंदर से ज्यादा नहीं, मुझे कभी जब वो मार खाते थे और बड़ी ज्यादा मार खाते थे, लास्ट आते थे टेबल में, तब भी मैं कलंदर को सपोर्ट करता था। और सच्ची बात है कि बस हम लाहौरी उससे ज्यादा नहीं हम देख सकते, सोच सकते। हमने तो अपनी टीम को ही सर कलंदर्स मार भी बड़ी खाते हैं हर पीएसएल में। लेकिन 2 साल उन्होंने जो जीत के दिखाया है वो कोई जीत भी नहीं सका उस तरह, उनका रिकॉर्ड भी नहीं टूटा। अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो कलंदर्स की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टीम को, वो इंतहा की कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान की टीम अगर बनती नहीं है पिछले 3 सालों में, अगर लाहौर कलंदर के प्लेयर्स आप उसमें से निकाल दें, उनके जो प्लेयर फाइंडिंग टेक्निक्स हैं, उनकी जो प्लेयर ग्रूमिंग एबिलिटी है, उनकी जो प्लेयर काउंसलिंग एबिलिटी है, ये किसी और फ्रेंचाइज ने इतना काम नहीं किया जितना लाहौर कलंदर ने किया। राइट। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह के बाद।